आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशियन SU-35 के बारे में। कल सोशल मीडिया पर ये फोटोग्राफ, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सरफेस हुई थी। यूक्रेनियन हैंडल्स की तरफ से इस फोटोग्राफ को शेयर करके कहा गया था कि ये रशियन एयरफोर्स का SU-35 फाइटर जेट है। इनिशियली जब ये फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी तो हम में से ज्यादातर लोग इसको लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं थे, और जिस एंगल से ये फोटोग्राफ ली गई है उस वजह से बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्लेम्स थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि ये शायद एक RC प्लेन हो सकता है जिसको प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज किया गया हो। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोनों तरफ से, रशियन साइड से और यूक्रेनियन साइड से, बहुत जमकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रोल्ड है और इस समय रशिया पे लगे हुए सैंक्शंस के कारण हम लोगों को रशियन प्रोपेगेंडा सुनने को नहीं मिल रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि सच्चाई हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, और इसी वजह से हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर रशियन पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए अल्फा डिफेंस ओरिजिनल। वैसे इसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, और शायद इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यही एक चीज मिसिंग है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जब ये फोटोग्राफ बाहर निकल कर आई थी तो हम में से कई लोग इसको लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कुछ और फोटोग्राफ निकलकर सामने आई हैं। हालांकि इन फोटोग्राफ्स को देखकर भी कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, लेकिन नॉर्मली जब फाइटर जेट्स गिरते हैं तो वहां पर यह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये किस एंगल से, किस फोर्स से और किस तरीके के इम्पैक्ट के साथ जमीन पर गिरे हैं। हालांकि यहाँ पर यह चीज मोर और लेस क्लियर हो चुकी है कि जो फाइटर जेट गिरा है वो रशियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है। एयरक्राफ्ट के टाइप को लेकर भी इनिशियली कुछ डिबेट चला था, लेकिन अगर आप इस डेब्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फाइटर जेट SU-35 है। अगर डेब्री में आप इंजन्स को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये AL-41 इंजन्स है। फाइटर जेट का टेल प्लेन एक दूसरा गिव अवे है। वहीं पर जो सबसे इम्पोर्टेंट गिव अवे है वो है पीटो मास्ट। SU-35 के रेडॉम में पीटो मास्ट नहीं है। पीटो मास्ट नॉर्मली एक पॉइंटेड नोज रहती है जो रेडॉम के सामने देखी जा सकती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर SU-27 और SU-30 के ऊपर पीटो मास्ट को देख सकते हैं, लेकिन SU-35 में इसको रिमूव करके रेडॉम से हटा दिया गया था, जिससे रेडार की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अगर इस डेब्री को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेडार का जो रेडॉम है उसमें पीटो मास्ट की स्पेस नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो क्रैश के साथ में टूट गई होगी, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रेडॉम के सामने जो जगह है वहां पर पीटो मास्ट की कैविटी भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर अश्योरिटी के साथ में कहा जा सकता है कि जो फाइटर जेट नीचे गिरा है वो SU-35 ही है। हालांकि अगर आप इस रैकेज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और इसी वजह से एक डाउट होता है कि क्या ये एयरक्राफ्ट सच में शॉट डाउन किया गया था या ये इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते क्रैश लैंड किया है। लेकिन दोनों ही सूरतों में रशियन एयरफोर्स ने अपना टॉप ऑफ द लाइन SU-35 खोया है, और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। हालांकि ये SU-35 वाले इंसिडेंट्स के बाद में वापस से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर डिबेट शुरू हो जाएगी। जब पिछली बार रशियन एयरफोर्स का SU-34 क्रैश हुआ था तब हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं है, और इस सेंसर के ना होने के कारण जो शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होंगी उनको लेकर इस एयरक्राफ्ट के पास में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं रहेंगी। हालांकि DRDO की तरफ से डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है, और इसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पॉड बेस्ड सिस्टम नेक्स्ट अपग्रेड के साथ में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। वैसे अगर SU-35 की बात की जाए तो इनमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, और अगर आप गिरे हुए एयरक्राफ्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका एयरफ्रेम काफी हद तक इंटैक्ट है। इस वजह से चांसेस है कि ये एयरक्राफ्ट काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। यूक्रेनियन फोर्सेस को नेटो एसेट से अर्ली वार्निंग और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स का सपोर्ट मिल रहा है। ये एसेट्स पोलैंड से ऑपरेट करते हुए यूक्रेनियन फोर्सेस को बैक कर रहे हैं, और इसी वजह से रशियन फोर्सेस अपने फाइटर जेट्स को काफी कम ऊंचाई पर ऑपरेट कर रही है, और ये लो फ्लाइंग के चलते रशिया को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नॉर्मली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर इस तरीके का सपोर्ट एनिमी फोर्सेस को मिल रहा होता है तो इन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और रशिया के पास में ऐसे सिस्टम्स हैं जैसे कि S-400,
लेकिन यहाँ पर रशिया ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये एसेट्स नेटो के एसेट्स हैं और नेटो के एसेट्स को टारगेट करना यानी कि नेटो के साथ में डायरेक्ट वॉर जो रशिया अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है और इसी वजह से रशियन फोर्सेस अपने फाइटर जेट्स को लो फ्लाई कर रही है जिसके कारण उनको कई लॉसेस हो रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।